गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आज एक बार फिर से सेवा में मैं आ चुका हूं। मैं चलो, तो सबसे पहले हम ये 40 मिक्स क्वेश्चन लेकर जो डेली आपकी सेवा में आ रहे हैं। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपका प्यार आपका सम्मान है। ना करने के बावजूद भी हम आपके सामने आ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते थे कि आज हम आपकी क्लास डिस्कशन आज हम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आ गया। आपका सम्मान है, आपका प्यार है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर पूर्णांक b a पूर्णांक से पूर्णतः विभाज्य है तो b को a का क्या कहा जाता है? अब देखिए, जैसे 12 जो है ना, वो 3 से पूर्णतया विभाज्य है। अगर 12 3 से पूर्णतया विभाज्य है तो 12 को a के लिए हम क्या कहेंगे? तो 12 को a के लिए एक शब्द यहां पर देखो, सबसे पहले भाज्य लिखा है, तो भाज्य लिखा है तो क्या होना चाहिए? डिविडेंड, है ना? क्योंकि हम जिसमें भाग देते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे भाग देते हैं वो डिविजर होता है। जितनी बार मिलेगा कोसेंट जो आया रिमाइंडर। तो अब सवाल यहां पर यह है, ये क्या कह रहा है? पूर्णतः विभाज्य। जो पूर्णतः विभाज्य है उसको क्या कहेंगे? हम भाज्य कहेंगे, हम अपवर्त कहेंगे, या फिर हम शेषफल कहेंगे? तो मेरे दोस्त यहाँ पर एक लाइन में समझो कि जिसमें भाग दिया जाता है, जैसे मान लो कि ये 12 है और 12 में तुम 3 से भाग दिए, तो ये 12 क्या है? ये 12 भाज्य ही तो है। लेकिन यहाँ इंग्लिश में लिखा है डिविजिबल। तो ये डिविजिबल वर्ड तो पूरी तरह से क्लियर करता है कि हाँ, अगर 12 3 से पूरी तरह से कट रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। डिविजिबल लिखा हुआ है पहले से, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। एक वृत्त का सेंटर O है और बाह्य बिंदु P से उस पर 2 टेंजेंट खींची गई है। देखो, एक वृत्त का सेंटर हमारा O है और एक बाह्य बिंदु कहीं पर, ठीक है, ये हमारा बाह्य बिंदु P है, ये आपका सेंटर O है। अब यहां से आपने P पर टेंजेंट खींचा है, P पर टेंजेंट खींच दिया। अच्छे से देखना, एक सर्कल है, एक बाह्य बिंदु P है, यहां से इस पर टेंजेंट खींचा गया, यानी कि 2 स्पर्श रेखा जो कि सर्कल को M पर टच कर रही है और N पर टच कर रही है। ठीक है, अब देखो यहां पर ये क्या होगा? यह है रेडियस। रेडियस त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है, ये भी रेडियस है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या है? तो ये मेरे दोस्त सेंटर से बाह्य बिंदु को मिला दिया आपने। ओके, क्यों मिलाया मैंने इसको? मैंने इसलिए मिलाया है क्योंकि यहाँ पर PON एंगल दिया है 50। PON अगर ये मेरे पास 50 है, ये मेरे पास 50, ये 90 50, तो ये कितना होगा? 40, तभी तो 180 हो पाएगा, है ना? और ये 40 तो ये भी 40 हो जाएगा, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तो ये पूरा का पूरा एंगल 80 हो गया, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 80 हो गया। अब आप में से जितने भी लोगों ने कहा है, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। 80 जिनका भी है करेक्ट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर -4, अल्फा इंटू बीटा 4 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो बहुपद क्या होगा? अब यहां देखिए, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और माइनस, मेरे दोस्ती होता क्या है? एक्स स्क्वायर और माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर कितने? 0। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस सम ऑफ रूट कितना है? -4 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितने हैं? 4, बराबर हो जाएंगे 0। यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया हमारा क्या? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है,
बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। सब लोग का आ रहा होगा, करेक्ट रहा होगा। बढ़ो इसको इसको देखो। अब देखो दोस्त, ये क्या कहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें सी अपना 90 डिग्री है। देखिए, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें सी कितना है, 90 डिग्री है। 10a बराबर 1। तो आप यहाँ से देखिए, अगर 10a बराबर 1 है, ये 10 में कितने डिग्री का मान है, ये 10 में 45 डिग्री का मान है, यानी a का मान 45। अब देखिए ना, अब जैसे ही ये हमारा 45 हो गया, ये मेरा 90 है, तो कन्फर्म ये भी मेरा 45 होगा जी। हमसे क्या बोला है, 2 sin a इंटू कॉस ए, तो फिर तो सी का मान निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ये हमें पता है, बैठा दीजिए। तो 2 ये साइन 45 और इंटू कॉस 45, यानी 2 इंटू ये हमारा 1/√2 है और ये भी हमारा 1/√2 है। फाइनल आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सारे लोग एक लेके आ रहे हैं, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये क्या है, हमें कह रहा है कि 4 की पावर n, जहां n एक नेचुरल नंबर है, क्या n का कोई ऐसा मान है जिसको लेकर 4 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त हो, यानी 4 की पावर n पर n का जो अंक है वो शून्य पर समाप्त हो। क्या n का कोई मान ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप n का मान 2 रखते हो तो बिल्कुल शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आप n का मान 0 रखते हो तो 1 आएगा, और n का मान अगर आप यहाँ नॉट डिफाइंड रखते हो, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट रखते हो, तो भी ये 0 पर समाप्त नहीं हो पाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा रिजल्ट नहीं होगा। यानी यहाँ n का कोई ऐसा नेचुरल नंबर, कोई ऐसा n का मतलब कोई नेचुरल नंबर नहीं है ऐसा जिसको 4 की पावर रखने पर 0 पर समाप्त होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको देखो ये क्या है, ये हमें कहा टेन ऑफ एंगल अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 और टेन अल्फा का मान है 1/√3। ठीक है, हमसे कह रहे टेन बीटा का मान क्या हो जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर टेन अल्फा प्लस बीटा अगर √3 है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ टेन अल्फा का मान 1/√3, तो टेन अल्फा कितना होगा, 30, क्योंकि टेन 30 का मान ही 1/√3 होता है। ठीक है, अब रही बात टेन बीटा का मान क्या होगा, तो आप देख लो यहाँ पर अल्फा और प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा 60, जिसमें अल्फा कितना है 30, तो बोलो बीटा भी कितना होगा 30, और बीटा अगर 30 हो जाएगा, आप यहाँ पर जैसे ही 30 रखोगे तो ये 1/√3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इसको देखिए क्या है, दो चर वाले युगपद, मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसमें y का मान क्या होगा। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप ये समझो, ये जो a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, यहाँ से a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0, दो इक्वेशन देख रहे हो ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, x और अपॉन, देखिए BC y CA और 1 AB और कॉर्ड क्या लगाते हैं, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, और बीच में क्या, तो बीच में माइनस का साइन। यही मेरे दोस्त है फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, BC CA AB 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। ठीक है, अब यहां पर आप एक चीज समझो, सबसे पहले हमको तो y का मान चाहिए ना, x का मान चाहिए होता है तो इसको बराबर करते हैं, y का मान चाहिए होता है तो इसे बराबर करते हैं, तो आप बस इसे आपस में बराबर कर लीजिए। तो देखिए क्या होगा, y बाय ये हमारा c1a2 और माइनस c2a1 बराबर, यहां पर आएगा 1 बाई
A1 B2 और माइनस A2 B1। अगर यहाँ से y का मान निकाले, ये चीज़ जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा C2, यहाँ ध्यान दो, ये हो जाएगा C1 A2 और माइनस C2 A1। C1 A2 और C2 A1 यहाँ आएगा, और नीचे में क्या है, A1 B2 और माइनस A2 B1। ठीक है, C1 A2 C2 A1 और नीचे में A1 B2 A2 B1। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का रिजल्ट। तो इस तरह से आपने देख लिया कि y का ये मान है और ये कहां पर है, यहां आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8। यहां एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, इसका शून्यक हमसे पूछा है। कहा क्या दोनों का दोनों शून्यक पॉजिटिव होगा, या दोनों शून्यक नेगेटिव होगा, या फिर दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसके लिए हमको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। आप कहोगे थोड़ा सा क्या, बहुत ईजी तो है ही। सोचना क्या है, x² प्लस में 12x प्लस 35। यहाँ पर बीच वाले को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए जिनको जोड़ने से 12 और गुना करने से 35 हो जाए। वो मेरे दोस्त हमारा 7 और 5 होगा। ठीक है, 7 5 12 भी हो जाएगा, 7 5 35 भी हो जाएगा, है ना। अब आप क्या करिए, साइन चेंज करिए। ये हो जाएगा आपका -7, ये हो जाएगा -5। कहने का मतलब क्या है, इसका ऐसा दो टुकड़ा तोड़िए जिसको जोड़ने घटाने से बीच वाला और गुना करने से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए, तो 7 और 5। लेकिन इसका फाइनली साइन चेंज करेंगे तो जाके हमारा x का मान होगा। बाकी आप फैक्टर मेथड से भी निकालना जानते होंगे, आप निकाल लेना। श्रीधराचार्य से भी निकाल सकते हो। तो x का यहाँ पर दोनों रूट कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से कर सकते थे, कोई दिक्कत आपको यहाँ होता नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइन माइनस थीटा, ये तो मेरे दोस्त आप जानते हो कि माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि आपको पता है साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा, कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा, टेन ऑफ एंगल माइनस थीटा, कॉट ऑफ एंगल माइनस थीटा, सेक ऑफ एंगल माइनस थीटा और कॉसेक ऑफ एंगल माइनस थीटा। साइन ऑफ एंगल माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ एंगल माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, टेन ऑफ एंगल माइनस थीटा सॉरी कॉस माइनस थीटा ये हमारा कॉस थीटा होता है, ये हमारा -10 थीटा है, ये अपना माइनस कॉट थीटा है। सेक ऑफ एंगल माइनस थीटा ये हमारे पास सेक थीटा है, और ये कॉसेक माइनस थीटा ये हमारा माइनस कॉसेक थीटा है। यानी अगर माइनस थीटा की बात किया जाए तो केवल ये पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। ठीक है, इसमें तो आपको पता ही होगा पहले से। अब देखो ये क्या है, हमें कह रहा है k के किस मान के लिए ये जो द्विघात समीकरण है इसके मूल समान हैं, रूट्स आर इक्वल। जब रूट्स इक्वल होते हैं ना मेरे दोस्त, तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0। अब जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो b² बराबर 4ac हो जाएंगे। तो b², तो x देखो एक्चुअल में ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो b के जगह पर 2k प्लस 4 है, b के जगह पर 2k प्लस 4 है, इसे हमें स्क्वायर करना है, बराबर 4 इंटू ए, x² का गुणांक ये मेरा a है, और इंटू c हमारे पास क्या होगा, तो c होगा 8k प्लस 1। तो ये हमारा हो जाएगा 8k प्लस 1। अब ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस 2ab और प्लस b² बराबर ये 4 हो गया। यहां पर देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले इसको समझने की कोशिश करिए। 4 8 32, ये 32 के हो जाएगा, 4 1 जा ये 4 हो जाएगा, माइनस ये हमारा 8k² हो जाएगा, और माइनस में ये मेरा k हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए 4k² प्लस में ये 16k और प्लस 16 बराबर, इसको अगर देखेंगे तो
128 के हो जाएगा, 4 चौको 16 और 8 चौको 32 के स्क्वायर और माइनस में 4 के। अब देखिए अगर कुछ कटने उठने वाला है तो काट कूट के अलग कीजिए। पहले इस 16 से 16 तो हमारा सेम साइन के साथ दोनों तरफ है, वो हट जाएगा। 32 आके इधर जुड़ेगा तो 36 के स्क्वायर हो जाएगा बराबर। यहाँ पर क्या होगा, 128 में से 4 गया 124 के, ये जाके उधर घटेगा 16 के। तो देखिए 36 के स्क्वायर और बराबर यहाँ पर क्या होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएंगे 2 और ये हमारा 11। कुछ तो गड़बड़ है। बी स्क्वायर 2k + 4 ए स्क्वायर 2ab + बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा 4 है। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ 32 4 8 के स्क्वायर माइनस के 4 से मल्टीप्लाई के 128 16 32 के स्क्वायर और माइनस 4 के, ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर हम देखें इसको 16 के जाके 112, 16 जाके 128 में घटेगा 112 हो जाएगा। ओ यहाँ पर घटाने में प्रॉब्लम हुआ है। 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा ना, 11 में से 1 गया तो 10। यही तो मैं सोच रहा था कहाँ गड़बड़ी हो गया। अब देखो भाई यहाँ पर 36 के स्क्वायर है और इसको लेके आ जाएंगे तो 108 के हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब इनमें से के कॉमन कर लेंगे तो 36 के और माइनस 108 हो जाएगा बराबर 0। तो क्या होगा, एक बार के बराबर 0 हो सकता है और एक बार 36 के, ठीक है, और माइनस 108 बराबर 0, जहां से के का मान 3 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहोगे क्या, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं था। जब आप यहां पर आ गए ना, यहां पर, तो आप वैल्यू बैठा सकते थे, आप ऑप्शन पुट कर सकते थे। यानी यहां पर आ करके आप चाहते तो ऑप्शन पुट करके आप आराम से मान निकाल लेते, कोई दिक्कत आपको नहीं होता। राम सेतु बैच को 19 तारीख से स्टार्ट करना है, मंडे से। इसलिए आप में से जो कोई भी राम सेतु बैच के अंदर एंट्री नहीं किए हैं वो राम सेतु बैच के अंदर एंट्री कर जाएंगे। राम सेतु बैच तैयारी 4.0 के लिए भी है और कभी कभी आप बहुत शानदार, अरे यार छोड़ो ना, हटाओ ना, भगवान थोड़ी है ये, भगवान है तू भी तो, क्या बात करते हो, हम भगवान थोड़े हैं, इंसान है, इंसान से ऊंच नीच हो जाता है, उतना क्या टेंशन लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो भाई हमसे ये कहा गया कि यदि 1,4 किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है और उस ट्रायंगल का 2 वर्टेक्स ये है तो ट्रायंगल का एरिया बताओ। तो जब तक हम ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स नहीं निकाल लेंगे तब तक एरिया कैसे निकलेगा। तो चलो सेंट्रॉइड का एक्स लेके चलो। सेंट्रॉइड का एक्स क्या होगा, x1 प्लस x2 और प्लस x3 और बाय में 3। तो सेंट्रॉइड का एक्स है कितना, 1, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 4 में -5 प्लस x3, फाइनली x3 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, x3 का मान 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो मेरे दोस्त, ये सेंट्रॉइड का y लेके चलो, 4 लेके चलो, क्या होगा y1 प्लस y2 यानी -8 प्लस 7, y1 प्लस y2 प्लस y3 और बाय में 3, यहाँ हो जाएगा आपका 12 और -1 इधर आके +1 y3 हो जाएगा, यानी y3 का मान हो जाएगा 13। तो आपने देख लिया 13, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ट्रायंगल का एरिया। ना लगाओ फॉर्मूला, बिना फॉर्मूला लगाए ही आप काम कर लो। देखो भाई एक हमारे पास पॉइंट है 4, -8, दूसरा पॉइंट है -9, 7 और तीसरा पॉइंट अभी आया है x का मान कितना
8 और y का मान 13, 8 और कोमा 13। अगर इस प्रोसेस से एरिया निकालना है तो आप बस फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस 8। और अब आप ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 मॉड ऑफ। अब यहां देखना, ये क्या है हमारा 72 में से किसको घटाना है, 28 को, प्लस ये हमारे पास 56 है, इसमें से किसको घटाना है, माइनस माइनस प्लस 117 को। और अब यहां देखना 13 चौको 52 और इसमें से किसको घटाना है, माइनस 64 को, हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 64। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/2, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 2 गया तो 4, प्लस ये 7 6 13 हो जाएगा और 6 और 1 7, 173 होगा। और यहाँ पर 4 2 6, 6 5 11। ठीक, अब आप इसको एक बार ऐड कर लीजिए। देखिए ऐड करने से क्या होगा, 4 3 7, 7 6 13 हो जाएगा, और 7 4 11, 1 12, 13 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 16 दूनी 32, ठीक है, बचेगा कितना, 166 हो जाएगा। 6 7 6 13, ठीक है। तो मेरे दोस्त 166.5 नजर आएंगे। अब 166.5 नजर आएंगे तो आप आराम से ऑप्शन नंबर कौन सा, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। मतलब नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक है भाई, चलो ये मेरा 11 नंबर सवाल था। अब 12 नंबर सवाल पे आओ, अच्छे सवाल में से अच्छे क्वेश्चन को लेकर चले। अब देखो ये क्या लिखता है, ये लिखता है कि किसी समांतर श्रेणी में कुल n पद हैं। समांतर श्रेणी यहाँ कहने का मतलब है कि समान अंतर में कोई सीरीज चल रहा है, उस सीरीज में टोटल n टर्म है। हमें कहा अंत से पीवां टर्म शुरू से कौन सा टर्म है, अंत से पीवां टर्म शुरू से कौन सा टर्म है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको पहले दिखाते हैं। 1, यहां देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आप एक चीज देख लो, जो चीज अंत से तीसरा पद है वो चीज देखो शुरू से क्यामा पद है, तो शुरू से 8वां पद है। पता है कैसे अरेंज होता है, जो अंत से पीवां टर्म है वो शुरू से क्या होगा। तो इसके लिए देखिए, अगर आपको कोई ये कह दे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या में 8 जो है वो अंतिम से तीसरी संख्या है, तो जो अंतिम से तीसरी है वो शुरू से कैमी होगी। तो शुरू से निकालने के लिए बस एक काम करना है, जो लास्ट टर्म है उसमें से क्या बोला, अंतिम से तीसरा, तो अंतिम से जो बोला है लास्ट में से मतलब टोटल टर्म में से उसको घटा देना है और एक ऐड कर देना है। क्यों, क्योंकि भाई आप जब टोटल 10 में से आप 3 घटा रहे हो ना, तो आप इसको भी घटा रहे हो ना, जबकि इसी के बारे में पूछा है कि शुरू से क्या होगा, तो जिसके बारे में पूछा है उसको भी आप घटा दिए, तीनों को घटा दिए मतलब इसको भी घटा दिए, तो इसको घटा दिए इसलिए एक जोड़ना पड़ता है। टोटल में से लास्ट से जो पोजीशन बोला उसको घटा दीजिए और एक ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्या टर्म है, 8वां टर्म है, और जो दिख भी रहा है कि अंतिम से जो तीसरा पद है वो शुरू से क्या पद है, 8वां पद है। ठीक है, तो जो अंतिम से तीसरा पद है वो शुरू से क्या पद है, तो टोटल टर्म में से अंतिम से जो पोजीशन है उसको घटाइए और एक ऐड कर दीजिए। यही चीज आपको यहां करना है। टोटल टर्म है n, ठीक है, और कह रहा है कि अंत से जो पीवां टर्म है वो शुरू से क्या होगा, तो इसके लिए टोटल टर्म में से अंत से जो पोजीशन दिया है उसको घटाइए और एक ऐड कर दीजिए। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी इसके बारे में ज्यादा सोचिएगा तो टेंशन में आ जाइएगा, तो ज्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वेरी क्लियर ऑप्शन नंबर ए आंसर दे सकते हैं। चलिए अब इसको देखिए कि आखिर ये क्या है। कह रहे कि सूरज की किरण का झुकाव 45 से 60 बढ़ता है तो एक मीनार की छाया 50 मीटर घट जाती है। देखो अब सूर्य की पोजीशन कहाँ है हमें नहीं पता, आप मान लीजिए कि सूर्य की ये पोजीशन है, ये वाली पोजीशन सूर्य की है, ठीक है, और ये है हमारा मीनार। एकदम ध्यान से समझना, ये हमारा मीनार है, ठीक है, ये सूर्य है और ये हमारी मीनार है। ओके, अब क्या है कि मीनार की जड़ से
एकदम ध्यान से मेरी बात को समझना। अब पहले यहां होता क्या है, देखो मेरे दोस्त, सूर्य से निकलने वाली जो किरण है वो किरण इस मीनार को पार करते हुए पहली बार धरती पर यहां टकरा रहा है, पहली बार धरती पर यहां टकरा, ठीक है। तो पहली बार धरती पर यहां टकरा रहा है तो इतनी बड़ी शैडो बन रही है, ठीक है। और एंगल कितना है, एंगल है 45। अब क्या बोला, 45 से 60, 45 से 60 होने का मतलब ये हो गया कि ये जो है ये ऊपर की ओर थोड़ा बढ़ेगा, यानी मान लो कि इसकी पोजीशन यहां पर आएगी। जब इसकी पोजीशन यहां पर आएगी, मान लो कि जब सूर्य की वहां ये पोजीशन यहां होगी, सूर्य की पोजीशन यहां होगी, तो उससे निकलने वाली जो पहली किरण जो धरती से टकरा रही है वो यहां आके टकरा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ पहले सूर्य की किरण यहां धरती से टकरा रही थी तो टावर का इतना बड़ा शैडो बन रहा था। अब सूर्य की किरण यहीं पर टकरा रही है तो शैडो इतना ही छोटा बन रहा है। इसका मतलब शैडो में कमी ये हुआ है, ये है शैडो में कमी, ठीक है। और यही जो हमारा शैडो में कमी है वो कमी कितने का है, 50 मीटर का है, ये 50 मीटर का है, ठीक है। अब सूर्य का एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा तो देखो भाई, अगर एंगल बढ़ेगा तो शैडो घटेगी, अगर एंगल घटेगा तो शैडो बढ़ेगी, ठीक है। अब यहां देखना, ये आपका 60 है, ये आपका 45 है, तो 60 के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर √3 और बेस हमारा 1 होगा। और 45 के लिए जितना बड़ा परपेंडिकुलर है उतना ही बड़ा हमारा बेस है, उतना ही बड़ा बेस है, ठीक है। तो ये हमारा √3 है, ये भी हमारा √3 है। भाई अगर पूरा ये √3 जिसमें ये 1, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा। इसी √3 - 1 का मान है 50, √3 - 1 का मान है 50, 50, ठीक है। √3 - 1 का मान 50 है, तो यहाँ एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 50 और बटा √3 - 1। क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए हाइट, हाइट का मतलब है √3 का मान, तो √3 का मान निकाल लो। तो √3 का मान निकालने जाओगे, जब एक का मान इतना रेशनलाइज करोगे तो ये 25 √3 + 1 है। जब एक का मान इतना तो √3 का मान क्या होगा, 25 √3 + 1 इंटू √3। अब ये देखिए हमारा 25 हो गया, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 1 इंटू √3 ये हमारा √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 25 और 3 + √3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमें नहीं लगता है कि कोई परेशानी आपको होने वाला है, ठीक है। चलो ये था हमारा 13 नंबर सवाल। अब आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है किसी एपी के n पदों का योगफल क्या होगा। आप सब जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। क्या सिर्फ यही होता है, नहीं, एपी के लिए सिर्फ यही नहीं होता मेरे दोस्त। यहां पर Sn बराबर n/2 फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अगर आप यही चीज जीपी के लिए सोचते हैं तो जीपी के लिए क्या होगा, n पदों का योगफल a इंटू r की पावर n - 1 और बाई r - 1। लेकिन ये कब, जब r का मान 1 से बड़ा होगा। लेकिन जीपी में n पदों का योगफल a r 1 - r की पावर n और बाई 1 - r, ये कब, जब r का मान 1 से छोटा होगा। r में से 1 घटेगा जब r 1 से बड़ा होगा, और 1 में से r घटेगा जब r 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सब चीज दिमाग में रखना है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू 2 डी, ए नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो आपका ये है, ठीक है। चलो अब इस पर आ जाओ, ये क्या है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 100 सेमी स्क्वायर है और 64 सेमी स्क्वायर है। छोटे ट्रायंगल का मीडियन इतना है तो बड़े ट्रायंगल का मीडियन क्या होगा। देखो दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है,
कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग पेरीमीटर, कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट, कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियन, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर, कॉरेस्पॉन्डिंग इन रेडियस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कम रेडियस के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात संगत माध्यिका के अनुपात के वर्ग के अनुपात में होता है। तो आप क्या करोगे, बड़े का एरिया और बटे छोटे का एरिया, तो बड़े का एरिया और बटे छोटे का एरिया बराबर बड़े का मीडियन और बटे छोटे का मीडियन 5.6 के स्क्वायर के रेशियो में। अब यहां से स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे, ये मेरा 10 हो जाएगा, ये मेरा 8 हो जाएगा, ये P है और ये 5.6 है। अब ये देखिए यहां से जैसे हम डेसिमल हटाएंगे यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 8 7 56 हो जाएगा। P की वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। तो P की वैल्यू 7 हो गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब चौथा का डी बोल रहा है। ओहो हो, एक मिनट मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा। कहोगे क्यों? क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ए प्लस टी एन फर्स्ट प्लस लास्ट ही तो हो गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। ए भी सही है, सी भी सही है। आ जाओ अब इसको देखते हैं। अब ट्रायंगल ए, यदि पॉइंट ए बी सी और डी एक पैरेललोग्राम के शीर्ष इसी क्रम में हो तो पी का मान क्या होगा? अब देखो, सबसे पहली बात पैरेललोग्राम एकदम ध्यान से देखना। देखो पॉइंट ए ये मेरा 6,1 है, पॉइंट बी ये हमारा 8 और 2 है, ये हमारा सी जो कि 9 और 4 है, और ये हमारा डी जो कि मेरे दोस्त ये पी और 3 है। पॉइंट ए का ये कोऑर्डिनेट है, पॉइंट बी का है, पॉइंट सी का है और ये हमारा पॉइंट डी का है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि पी का मान क्या होगा, इस पी का मान क्या होगा। अब आपसे हम एक चीज पूछते हैं, पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए इस पॉइंट पर बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये वाली जो पॉइंट है वो इसका मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। तो यदि ये मिड पॉइंट है, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है वो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? इन दोनों के हेल्प से निकाल लो। देखो 9 और 6 15, 15/2 x हो जाएगा यहाँ का, y1 प्लस y2 5/2 y हो जाएगा यहाँ का। अब देखो ये जो पॉइंट है वो इसका भी मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट है। तो जब इसका ये मिड पॉइंट है तो कैसे, तो देखिए मिड पॉइंट का x कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 यानी 8 प्लस p और बाई 2 इसके बराबर होगा 15/2 का। यहां से p का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए अगर आपको यहाँ का y बस p ही तो चाहिए था, कुछ सोचने की आवश्यकता है नहीं, p का मान 7 हो गया, अब क्या ही सोचना है, हो गया p का मान 7। चलो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब देखो ये एक डायग्राम है जिसमें ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर ये जो आपको दिख रहा है ना, स्क्वायर के अंदर इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को इस तरीके से मिलाया गया। इसका मतलब ये जो आपका है ये क्वार्टर सर्कल है, ये आपका क्वार्टर सर्कल हो जाएगा, चतुर्थांश जिसे कहते हैं। ठीक है, और जो इस स्क्वायर का साइड है वही इस क्वार्टर सर्कल के रेडियस का काम करेगा। अगर आपको सैडेड जोन का एरिया चाहिए, सैडेड जोन का एरिया चाहिए तो क्या करना होगा, स्क्वायर के एरिया में से यानी 10 के स्क्वायर में से इस क्वार्टर सर्कल का एरिया हटा दीजिए, 1/4 पाई स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई के रूप में ही आंसर, ओ पूरा का पूरा एकदम मेरे दोस्त यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म में है, पाई का मान कुछ लेने कहा नहीं, तो 22/7 ले लो, 3.14 भी ले सकते हो, अप्रॉक्स पर आंसर पहुंचोगे, और बाकी 3.14 ले लो, 3.14।
1/4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर करेंगे 10 का स्क्वायर 100 होगा, डेसिमल हटाएंगे खत्म हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 100 और माइनस 4 से यहाँ पर देखेंगे तो हो जाएगा ये 4 सते 28, 3 पर 4 34, ठीक है, 4 अठे 32, बच जाएगा कितना 4 पंचे 20। यहाँ से हटाएंगे 5, 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर अप्रॉक्स आपको दिखेगा 21.4। ठीक है, तो 21.4 यहाँ भी है और 21.45 यहाँ भी है। अब समस्या यह है कि हम यहाँ पर क्या करें, कैसे सॉल्व करें। तो मेरे दोस्त अगर इस तरह का चीज़ आ गया तब फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। कहोगे क्या अलर्ट होना पड़ेगा? जब इतना क्लोज ऑप्शन है ए और सी में और पाई का मान कुछ लेने नहीं कहा है तो फिर आपको 22/7 ही लेना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जैक्ट पहुंचेंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो यहाँ से ये हो जाएगा अपना 25, तो ये एलसीएम 7 आ गया, यहाँ पर 700 हो जाएगा और ये 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 150 और बटे में 7, 7 दूनी 14, बच जाएंगे कितना 1, तो 1 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 7 चौको 28 और 7 दूनी 14, यानी एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी नंबर आंसर नहीं होगा। तो इस तरह का जब सीन बनता है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर देखो 21.4 के बाद 2 है, 4 के बाद मेरे दोस्त यहां पर 2 है, जबकि 4 के बाद 2 नहीं, 4 के बाद वहां 5 लिखा हुआ है और 4 के जस्ट बाद 5 संभव नहीं है, इसलिए हमारा सी नंबर आंसर नहीं जाएगा, ए नंबर आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार तंबू के आधार की परिधि 44 मीटर है। एक दूसरा तंबू है जिसका हाइट 20 मीटर है और बेस का पेरीमीटर 22 है। पहले तंबू और दूसरे तंबू के वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा? अब देखिए, दो यहां पर शंकु के जैसा 2 तंबू है, एक तंबू यहां है और मेरे दोस्त एक तंबू यहां है। ठीक है, अब ये देखिए इसकी हाइट कितना है, यहां ध्यान से देखना। देखिए यहां पर 10 मीटर इसका हाइट है और बेस का पेरीमीटर 2 पाई आर, 2 पाई आर यह है 44, यहां से आर का मान हो जाएगा 7। ठीक है, आर का मान 7, यहां पर हाइट है 20 मीटर और इसके बेस का पेरीमीटर है 22। बेस का पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर, ये हो जाएगा कितना 22 दिया हुआ है ना इसका बेस का पेरीमीटर, 22 से 22 चला जाएगा, यहां से आर निकालेंगे तो हो जाएगा 7 और बटे 2। दोनों का रेडियस मालूम, दोनों का हाइट मालूम, आराम से वॉल्यूम लीजिए। वॉल्यूम देखिए, अब ये देखिए अगर वॉल्यूम हम इस कोण का लेते हैं क्या हो जाएगा 1/3 पाई, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ध्यान दो 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 और एच कितना ये 10 हो जाएगा। वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम लेगा तो ये भी हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर यानी 49/4 और इंटू एच, एच का मान क्या होगा 20। ठीक है, अब ये देखो 1/3 पाई से 1/3 पाई चला गया हमारा, 49 से 49 भी चला गया, एक 0 से 0 भी चला गया, अब ये 1 ये 2 हो गया, 2 आ जाएगा इधर और 1 रह जाएगा इधर। 2:1 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बड़े आराम से 2:1 आप ले आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है भाई, चलिए ये था हमारा 18 नंबर सवाल। अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक सर्कस का तंबू 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंकु के जैसा है, इसका डायमीटर 105 मीटर है और लेटरल हाइट 40 मीटर है, तो बताओ कपड़े का टोटल एरिया क्या होगा?
अब आप मेरे दोस्त यहां देखो, ये देखो, ये आपके पास एक कोन है और इस कोन का जो डायमीटर है, कोन का जो डायामीटर है वो हमारा 105 मीटर है। तो रेडियस क्या होगा 105 और बटे 2। इसका जो लेटरल हाइट है वो 40 मीटर है। ठीक है, लेटरल हाइट 40 मीटर है और इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हमारा कितना है 4 मीटर। ठीक है, हमें कह रहे इसमें उपयोग होने वाले कपड़े का एरिया क्या होगा। तो मेरे दोस्त सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, रुक जाओ रुक जाओ मेरे दोस्त। 4 मीटर की हाइट तक सिलेंडर है भाई, गड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 4 मीटर हाइट तक सिलेंडर है और उसके ऊपर शंकु है, ये है एग्जैक्ट क्वेश्चन। अब यहां देखिए, इसका डायमीटर, इसका जो डायमीटर है वो 105। अगर मेरे दोस्त डायमीटर 105 मीटर है तो रेडियस क्या होगा 105 बटे 2 मीटर। ठीक है, लेटरल हाइट 40 है, इसका जो लेटरल हाइट है वो मेरा 40 मीटर है। ओके, तो कपड़े का क्षेत्रफल क्या होगा। आज अगर कपड़े का क्षेत्रफल लेने जाएंगे तो कपड़ा कहाँ कहाँ लगेगा, कोन के लेटरल सरफेस पर और सिलेंडर के भी लेटरल सरफेस पर। कोन का लेटरल सरफेस कहने का मतलब हो जाएगा पाई आर एल, और बेलन का लेटरल सरफेस बोले तो 2 पाई आर एच। ठीक है, आप आराम से इस पर बैठा सकते हो। तो यहां से देखो पाई आर कॉमन आएगा तो पाई आर आप कॉमन कर लो, आर आपका 105 बटे 2 है, एल आपका 40 है और यहां हो जाएगा 2 और एच हमारा 4 है। अब देख लीजिए यहां पर क्या होता है, तो 15 सत 105 हो जाएगा और यहां पर ये 11 165 और यहां क्या हो जाएगा 48। ठीक है, तो 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल देखिए ये है क्या, बिल्कुल भी नहीं। पहली बात तो 8 25 40 लास्ट में जीरो होना चाहिए और 11 का मल्टीपल ये दिख रहा है, ये लास्ट में जीरो भी नहीं है, 11 का मल्टीपल भी नहीं है। तो 7920 इस क्वेश्चन का आंसर हमारा होगा 7920। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 19 नंबर सवाल हो गया, अब आइए 20 नंबर पर। देखिए ये क्या है, कुछ प्रेक्षण को माध्य, कुछ डाटा है जिसका मीन ए है, प्रत्येक में m से मल्टीप्लाई किया जाए तो नया मीन क्या होगा। तो मेरे दोस्त हमारा नया मीन क्या होगा, नया मीन क्या होगा। अब नया मीन कहने का मतलब माध्य अगर हमारा a है, प्रत्येक चरमान में m से मल्टीप्लाई कर दिए तो माध्य भी हमारा क्या हो जाएगा m गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब इसको देखो, एक ठोस नीचे से अर्धगोला के जैसा है, ऊपर से शंकु के जैसा है, दोनों भागों के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में समान हैं। तो हमें कहा कि शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। अब देखिए एग्जैक्टली यहां पर है क्या, हमें कह दिया है कि नीचे से हेमिस्फेयर, नीचे से हेमिस्फेयर है और मेरे दोस्त ऊपर से क्या है, नीचे से हेमिस्फेयर है और ऊपर से कोन है। ठीक है, हमें कह रहे दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक समान है। मेरे दोस्त अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है या फिर मेरे दोस्त दोनों का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, सवाल ये भी यहां पर मैं आता है। लेकिन चूंकि बेस दोनों का इंगेज है तो ऐसी स्थिति में ये कर्व सरफेस की ही बात कर रहा होगा, क्योंकि बेस तो दोनों का इंगेज है। अब देखो रेडियस को अगर हम r मान लेते हैं तो मेरे दोस्त रेडियस को r मान लिए, ऊंचाई को h मान लिए, तो l क्या हो जाएगा, रूट के अंदर h² प्लस r² हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो यहां पर क्या है, यदि दोनों भाग के पृष्ठीय क्षेत्रफल आपस में समान हैं तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेस इंगेज है तो लेटरल सरफेस पाई आर एल, और अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर से एक पाई आर तो हमारा चला गया, एल जो है ना वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, अब बराबर यहाँ पर 2r है। आप बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर, तो यहाँ से एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3r स्क्वायर। क्या चाहिए हमें, रेडियस और हाइट, तो ये आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1/3। अब r बाई एच जब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा 1 और बाई √3, यानी कि 1 और √3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/√3। ठीक है, मतलब 1:√3। आई होप कि समझ में आपको 21 नंबर क्वेश्चन आ गया होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आखिर ये क्या है। देखिए हमें 22 में लिखा है कि यदि अनुकूल परिणामों की संभावना A है और प्रतिकूल परिणामों की संभावना B है, अनुकूल परिणाम A है और प्रतिकूल परिणाम B है, इसका मतलब टोटल इवेंट क्या हो जाएगा, ये आपका A + B हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या मांगा है, घटना A के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो घटना A के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो A हमारा क्या है भाई, तो A हम देख ही रहे अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम तो अनुकूल परिणाम की संख्या ऊपर अब बटा टोटल परिणाम नीचे, यही हो गया घटना A के घटने की प्रोबेबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर A C इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू निरुपमा चौहान, वेलकम, बहुत बहुत बधाई। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, यदि समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि हाइट हमारा 18 है और इनका एरिया 1188 है तो पैरेलल साइड का सम क्या होगा। अब देखिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड और इनटू हाइट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1188। ठीक है, अब यहां पर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड हम नहीं जानते, लेकिन हाँ डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड हम 18 जानते हैं, ये हमारा 1188। अब यहां से अगर हम देखें 2 से ये 9 बार में जाएगा और 9 एकम 9 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड 132 आएगा। हमसे यही पूछा है कि सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होगा, 132, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएं। अब देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, यदि ए और बी एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई इस प्रकार है कि गुणनफल ए बी ये हमारा 24 है, फिर कह रहा है ए और बी आपस में पूर्णांक है, तो बताइए ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, ऐसे कितने ट्रायंगल संभव हैं। काम कीजिए। चलो सबसे पहले तो आप एक छोटी सी बात समझो, जब इस तरह का केस आपके सामने आ जाए, जब इस तरह का केस आपके सामने आ जाए, ठीक है भाई, ये एक हमारा ट्रायंगल है, ओके, ध्यान से इस बात को समझना तब जाके समझ पाओगे। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जैसे कि ए बी सी एक ट्रायंगल का तीनों साइड है, जब ए बी सी एक ट्रायंगल का तीनों साइड है जिसमें आप दो का प्रोडक्ट दिए हो 24 और आप पूछ रहे हो कितने ट्रायंगल संभव हैं, तो यहां नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का हम प्रयोग क्या करें, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड, 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड और -1। ठीक है, तो पहले मेरे दोस्त आप इसका फैक्टर करके देखो क्या क्या फैक्टर संभव है। 2 और 12 संभव है ना, 3 और 8 संभव है, 4 और 6 संभव है, क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ संभव है। अरे 2 गुने 2 से भाग देंगे 12 बार में, 3 से भाग दिए 8 बार में, 4 से भाग दिए 6 बार में, 5 से लगेगा नहीं, फिर 6 से भाग देंगे 4 बार में, रिपीट हो जाएगा तो रिपीट हो जाएगा, तो रिपीट नहीं करना है, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं करना है। तब तो 1 2 और 3
जिसका स्मॉलेस्ट साइड कितना है, 2, 3 और 4। तो वही आप यहाँ यूज कर लीजिए। 2, पहला स्मॉलेस्ट साइड 2 है, -1 3 हो जाएगा। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड दूसरा वाला हमारा 3 है, -1 5 हो जाएगा। और तीसरा वाला स्मॉलेस्ट साइड 4 है, 2 चौको 8 -1 ही हमारा 7 होगा। 7 5 12 और 3 15। इसका मतलब कितने ट्रायंगल संभव हैं? 15 ट्रायंगल संभव है। 15 ट्रायंगल संभव है। हैं? अच्छा, एक तो भूल ही गया, 1 × 24 भी तो हो सकता है मेरे दोस्त। तो एक भी तो लोगे, एक भी लोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 -1 यानी कि 1। तो 1 अगर इंक्लूड करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? हो जाएगा 16। सॉरी 16 हो जाएगा, एक छूट गया था 1। अरे भाई अगर a इंटू बी 24 है तो 1 × 24 2 × 12 3 × 8 4 × 6 6 × 4 ऐसे ना होगा। 1 × 24 कैसे छोड़ देंगे? वो भी तो हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब ये कह रहा है ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF की दो माध्यिका DM और EN एक दूसरे को G पर समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। EF बराबर 20, EN बराबर 12, तो DM की लंबाई क्या होगा? ध्यान से देखना होगा। देखो हमारे पास क्या है मेरे दोस्त, हमारे पास एक ट्रायंगल है DEF, DE और F। ठीक है, DEF हमारे पास एक ट्रायंगल है। DM और EN एक दूसरे को G पर समकोण पर काटते हैं। एक हमारा मीडियन है, DM, ये हमारा DM मीडियन है। ठीक है, और एक EN भी हमारा मीडियन है। EN ये भी मीडियन है, ये भी हमारा मीडियन है। एक दूसरे से कहाँ G, एक दूसरे को G पर समकोण पर काटते हैं। एक दूसरे को G पर समकोण पर काटते हैं। ठीक है, EF बराबर 20 और EN बराबर 12। EF बराबर 20 और EN बराबर 12। देखिए EF बराबर 20 यानी ये पूरा का पूरा 20। अगर ये पूरा 20 है तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा 10 होगा और ये भी हमारा 10 होगा। ठीक है, EN बराबर 12, ये पूरा EN ये है हमारा, ये है 12। अब आपको समझ में आना चाहिए, ये तो ग्रेविटी सेंटर है ना, तो मीडियन को 2:1 में बांटेगा। ये पूरा है 12, 12 को जब 2 और 1 में बांटोगे तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 8 और मेरे दोस्त ये 4। ठीक है, 8 और 4। अब आप समझिए ये है एक समकोण त्रिभुज। आप कहोगे हाँ जी सर, अगर ये समकोण त्रिभुज है जिसमें 90 के सामने कर्ण 10 है और ये 8 है तो ट्रिपलेट से ही 6 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब चूंकि ये भी तो हमारा मीडियन है और ये ग्रेविटी सेंटर है तो ये भी हो जाएगा 2:1। अब एक का मान अगर 6 है तो 2 का मान क्या होगा? 12। इसका मतलब पूरा का पूरा DM क्या होगा? ये 12 + 6, 12 + 6 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप आंसर याद करके आते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है, आंसर याद करके आते हैं। दिमाग उमाग खराब है क्या है? कुछ भी बोल देते हो। आंसर याद कर कैसे आएंगे रे? पागल उगल है? दिन भर पूरा दिन क्लास रहता है, कभी 1 मिनट छुट्टी नहीं रहता है और हम आंसर याद करके आएंगे? ऐसे लड़के को हटाइए, ये झूठ मूठ का यहाँ पर आ गया है माहौल खराब करने के लिए। आंसर याद करके आते हैं। तुम जैसे लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, हमारी जैसे लड़कों की आवश्यकता नहीं है। सुमन उपाध्याय, तू जा कहीं और। तुम जैसे लोग कहीं सेटिस्फाई नहीं होते हैं, जिसको दिन भर सुबह से शाम तक क्लास रहता है और वो आंसर याद करेगा। क्या बकवास वाली बात करते हो हैं?
अब एक दो कैलकुलेशन लगा दिया तो मतलब क्या है, गुना भाग तुम करेगा, गुना भाग हम करेंगे, एग्जामिनेशन में हम गुना भाग करेंगे, हैं? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ध्यान दो। अब बताओ भाई, तुम ही लोग बताओ, ऐसे ऐसे महानुभाव को क्या क्या कहा जाए। चलो ध्यान दो। एक समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है तो तीसरी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी। अब ये देखिए, अब देखिए हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, देख लिया आपने, और इसे कहा गया है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस, इक्वल साइड को हम ए मानते हैं और बिना जो इक्वल साइड नहीं है उसको मैंने बी मान लिया। और हमें क्वेश्चन में भी कहा है इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो है वो हमारा 3:5 है। क्या हम 3:5 को 6 और 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात की राशि मान लो x। जैसे ही आपने अनुपात की राशि x मान लिया तो a हमारा क्या हो गया 6x, a हमारा हो गया 6x, और b कितना हो गया, तो b हमारा 10x हो गया। ठीक है। अब ये देखो इस ट्रायंगल का एरिया, मेरे दोस्त ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हाइट खींचो। एक बात याद रखना, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के बीच वाले वर्टेक्स से खींचा गया जो मीडियन है वो मेरे दोस्त इसका हाइट भी होता है। तब तो ये परपेंडिकुलर इसका मीडियन भी होता है, तब तो पूरा जो 10x है 5x हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब 10 और 5, सॉरी ये 6 है और ये 5 है, तो आपको ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये हमारा हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 11x स्क्वायर, यानी हो गया रूट के अंदर 11 और ये x, रूट के अंदर 11 और ये x। ठीक है, तो रूट के अंदर 11 और x, ये हो गया इसका हाइट। क्या चाहिए मुझे, मुझे चाहिए इसका एरिया। एरिया कैसे निकालोगे, 1/2, बेस कितना 10x, और हाइट कितना रूट के अंदर 11x, और अब यही जो एरिया है वो 30√11 दिया हुआ है, 30√11। ठीक है। अब यहां से देखो भाई, सबसे पहला चीज तो √11 से √11 हमारा चला गया, और एक जीरो से हमारा एक जीरो भी खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर 2 से इधर देखोगे, अच्छा हाँ ठीक है, तो 2 से इधर देखोगे तो ये मेरा हो जाएगा 6, यानी x का मान हो जाएगा रूट के अंदर 6। क्या चाहिए मुझे, तीसरी भुजा। तीसरी भुजा तो हमारा यही है, x का मान √6 है तो 10x का मान होगा 10√6, 10√6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 10√6 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखो। 2/5 प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 की पावर 4 है ना। बताओ जरा सा इनफाइनाइट टर्म का क्या होगा योगफल। मेरे दोस्त ये आपको जीपी जैसा दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ पर डबल जीपी है। और डबल जीपी कैसे है, 2/5 2/5, मतलब न्यूमरेटर में 2 वाला टर्म अलग है, न्यूमरेटर में 2 वाला टर्म अलग है, ठीक है, और न्यूमरेटर में 3 वाला टर्म अलग है। तो क्या करें, अब एक काम कर लो ना, क्या देखो मेरे दोस्त, ये 2/5, 2/5 की क्यूब, क्या देख रहे हो, जब न्यूमरेटर में 2 है तो 5 की 2 पावर भाग रहा है, 5 की पावर 2 भाग रहा है, मतलब पावर 1 पावर 3, अब हो जाएगा पावर 5, और अब हो जाएगा पावर 7। इस तरह से ये बढ़ता हुआ चला जाएगा, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। प्लस अब इसको देखो, 3/5 का स्क्वायर, 3/5 की पावर 4, और 3/5 की पावर 6, डॉट डॉट डॉट, ये हमारा इनफाइनाइट। ठीक है। अब कैसे काम करें, यहां पर दो जीपी है, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का योगफल, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का योगफल a/1 - r। तो चलिए यहां भी यूज करिए,
ए बटा 1 - आर, ए आपका फर्स्ट टर्म है, 1 - आर सेकेंड टर्म बटा फर्स्ट टर्म। तो अगर हम सेकेंड पावर 1 से पावर 3 हो गया ना, पावर 2 से पावर 4 हो गया, ठीक। T2 बटा T1 करेंगे ना, T2 बटा T1 करेंगे तो 1 बटा 25 आएगा, प्लस अब जरा सा इसको देखो, ए तो हमारा ये हो गया बटा 1 - आर, T2 बटा T1 करेंगे तो 1/5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 बटा 5 हो जाएगा, और ये 25 - 1 24 बटा 25, तो 25 जाएगा ऊपर, 24 रहेगा नीचे, प्लस 3 बटा 25, और ये देखिए 25 जाएगा ऊपर और 24 रहेगा नीचे। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको ऐड भी तो करना है। अगर आप ऐड करने जाओगे, ऐसा करो, 5 से 5 बार में काटो इसको, 25 से 25 चला गया, क्या होगा 10/24 और 3/24 यानी 13/24। 13/24 यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो, ये था हमारा 27 नंबर सवाल। आ जाओ 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन देखो, ये है log 2 to the base 10, log 2 to the base 10 कितना, ये हमारा 0.3010। ठीक, हमें किसका मान चाहिए, हमें चाहिए log 80 to the base 10। कैसे मान निकलेगा, एक काम कर लो, log 80 को 8 × 10 लिखो, या 80 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 × 10 और टू द बेस 10। आप सब जानते हो कि log m इंटू एन बराबर क्या होगा, log m इंटू एन बराबर क्या होगा, log m और प्लस log n। अब ये देखिए, यहां पर 3 पावर जो है वो गुना में आ जाएगा, log 2 टू द बेस 10 और प्लस log 10, और log 10 का मान क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब आप यहां से देख सकते हो कि 3 और log 2 टू द बेस 10 ये हमारे पास है 0.3010 और प्लस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा 0309 प्लस 1, ये हो जाएगा 1.9030। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सुमन उपाध्याय, अब इस लड़का को ब्लॉक करना पड़ेगा, ये काफी परेशान कर रहा है और विद्यार्थी को भी। जा भाई तू अब। कोई बात नहीं सुमन रॉय, मैंने उसे भेज दिया है, अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ध्यान दो, एक व्यक्ति 7500 रुपए के 10% स्टॉक को 105.5 रुपए की दर से बेचकर, ठीक है, 105.50 रुपए की दर से बेचकर इससे प्राप्त होने वाले धन को 124.50 रुपए की दर से प्राप्त 14% स्टॉक में निवेश कर देता है। प्रत्येक प्रकार के क्रय और विक्रय में 0.5% वो सेवा कर भी देता है। फिर कह रहा है कि इस व्यक्ति का मतलब इस व्यक्ति के आय में कितना वृद्धि हुआ होगा। अब आप लोग पहले बताइए, अगर आपने इसे बनाया है तो। अगर आपने बनाया है तो बताइए। सबसे पहले एक चीज समझो मेरे दोस्त, क्या अगर कोई व्यक्ति 7500 रुपए का शेयर इसके पास है, ठीक है, और इसने इस रेट से उस शेयर को बेचा है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कोई कंपनी अगर किसी शेयर का रेट कुछ फिक्स करती है, ध्यान से पहले समझना, अगर कोई कंपनी अपने शेयर का रेट क्या फिक्स की है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो आप 100 मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 100 रुपये प्रति शेयर मानकर चलते हैं, तो कितने रुपए का शेयर वो बेच रहा है, 7500 रुपये का शेयर।
तो बताइए, तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ शेयर निकालने चले जाएं, एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर हम शेयर निकालने चले जाते हैं कि कितना शेयर उसने सेल किया है, एकदम ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। आप कहोगे 7500 रुपये का शेयर उसने सेल किया है। अगर कंपनी ने 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से प्राइस रखा होगा, इसका मतलब 75 शेयर, यानी उसके पास 75 शेयर होगा, और इस 75 शेयर को वो इस हिसाब से सेल किया है। तो जब 75 शेयर को इस हिसाब से सेल किया है, तो सेल करने के बाद उसको कुछ पैसा प्राप्त हुआ होगा, बिल्कुल। तो आप एक चीज देखिए, सेल करने पर क्या प्राप्त होगा। अगर 75 शेयर को वो सेल करेगा, कैसे सेल करता है, 105 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 0.5% उसको सेवा कर भी देना है। सेवा कर का मतलब ये हो गया कि जो शेयर बेचवाएगा उसको वो टैक्स के रूप में देगा, एक तरह का आप कह सकते हैं सेवा शुल्क। अब सेवा शुल्क बताइए, हाँ, सेवा शुल्क किस पर जोड़ा जाता है, तो जो शेयर का प्राइस कंपनी फिक्स करती है उस प्राइस पर सेवा शुल्क जोड़ा जाता है, और दलाली भी उसी पर जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अब कंपनी के द्वारा शेयर का प्राइस तो हम 100 मान चुके हैं। अब इस 100 का एकदम ध्यान से देखना, 100 का 0.5% अगर हम निकालते हैं तो 0.5 ही होगा, 0.5 ही होगा, है ना। तो यही 0.5 सेवा शुल्क दिया जाएगा। तो अगर वो सेवा शुल्क कितना देता है, इसका मतलब बेचकर उसको क्या मिलेगा, 75 गुने 105, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 5 25, और ये हमारा 5, 7 से हो जाएगा 49, और ये मेरा 7, यानी यहाँ से हो जाएगा 5 9 2 11, 9 1 10, और 7 1 8। फिर इससे एक बार देख लो मल्टीप्लाई करके कि क्या कोई परेशानी हो रहा है। 75 शेयर क्या हो गया, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, एक बार चेक कर लो। ये आपके पास 525 हो जाएगा, और 7 से करेंगे तो 7 5 35 होगा, और ये मेरा 7 होगा। हाँ, गड़बड़ी तो हुआ था, 7875 हो गया मेरे दोस्त, 7875 बेच करके ये मिला, बेच करके ये मिला। बात को समझ पाए आप लोग। तो सबसे पहले ये समझिए कि 75 शेयर को जब इस प्राइस के हिसाब से बेचा तो बेच करके इतना पैसा उसे प्राप्त हुआ। अब वो क्या कहता है इस बात को समझिए कि जो रुपया बेच करके वहां उसको मिला, उस रुपया को मार्केट में इतना रुपए प्रति शेयर की दर से स्टॉक पर निवेश कर दिया। निवेश करने का मतलब है कि खरीदा, ठीक है। तो अब देखना है कि कितना स्टॉक वो खरीदा होगा, कितना स्टॉक वो खरीदा होगा। तो भाई मुझे आप ये बताओ, एकदम ध्यान से यहां पर देखना, नंबर ऑफ, अगर हम स्टॉक यहां पर देखने चले जाएं कितना उसने खरीदा होगा, तो आप सीधे कहोगे 7875 रुपये, इतना उसने मार्केट में लगाया है। कितना रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा है, तो 124.50, लेकिन इसमें उसको 0.5 सेवा शुल्क भी देना पड़ा होगा। इसका मतलब 78, ध्यान दो, 175 और बटे 124, 78 175 और बटे 124। अब यहां पर आकर के थोड़ा सा आपको सोचना होगा। आपको क्या सोचना होगा सर, देखिए, जब हम सेल करते हैं और जब हम खरीदते हैं, तो सेल जब करते हैं ना, तो हम शेयर देते हैं और पैसा लेते हैं। जो आदमी पैसा लगाएगा, सेवा शुल्क उसी को देना होगा। जब हम शेयर को सेल करेंगे तो पैसा किसी दूसरे के द्वारा लगाया जाएगा ना, तो जो पैसा लगाएगा वो सेवा शुल्क देगा। यानी आप कहिए कि बेचते समय सेवा शुल्क जो है वो घटाया जाएगा, लेकिन जब हम खरीदेंगे तो पैसा हम लगाएंगे ना, सेवा शुल्क भी हम ही को देना होगा। तो यहां पर सेवा शुल्क घटेगा नहीं, यहां पर जुड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि 124 रुपये प्रति शेयर तो बाजार में दाम है, लेकिन हमें सेवा शुल्क 0.5 भी तो हम ही को पे करना है, क्योंकि हम ही शेयर खरीद रहे हैं ना।
इसका मतलब है कि प्रति शेयर रियल में हमको 125 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे दोस्त कितना शेयर हम खरीद पाएंगे? 63 शेयर खरीद पाएंगे। ठीक है, तो 63 शेयर हम खरीद पाए, मतलब साफ समझिए कि बेचा हमने 75 शेयर और खरीदा हमने 63 शेयर। हमें बोला है कि इस व्यक्ति के इनकम में कितना वृद्धि हुआ। तो अगर आप इनकम निकालना चाहेंगे तो देखिए इनकम कैसे निकलेगा। पहले एक शेयर का प्राइस 100 रुपये था, जिस पर 10% आपको इनकम होना था, और ऐसा ऐसा कितना शेयर? 75 शेयर। पहले आपका टोटल जो इनकम था वो मेरे दोस्त 750। और अब जो आप इनकम निकालने जाओगे तो आप ही बताओ, अब ध्यान से आप देखो, प्रति शेयर अब तुम कितना, तो आप कहोगे सर अब जो हमारा इनकम है वो 14% है। तो इनकम किस पर? कंपनी शेयर का जो प्राइस फिक्स करती है उस पर। तो कंपनी ने शेयर का प्राइस फिक्स किया है 100 ना, इस 100 पर 14% अब इनकम आपको होना है, 14%। एक शेयर पर 14% यानी 14 रुपया, तो 63 शेयर पर कितना? तो 14 गुना 63, 14 थिया 42, और 14 छके 84, 84 और 4 हो जाएगा 88। ये हो जाएगा हमारा बाद में इनकम। तो पहले इनकम 750 और बाद में इनकम हमारा 882। 882 में से 750 हटा दो, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये मेरा 1 हो जाएगा। 132 रुपए की वृद्धि हो गया, 132 रुपए की वृद्धि हो गया। ठीक है, अब देखो अब पहले समझो। अब हम समझ गए कि बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा। अब जिसको समझ में नहीं आया वो एक बार इसको ध्यान से समझो। पहले देखो, एक व्यक्ति 7500 रुपए 10% स्टॉक को, 7500 रुपए के 10% स्टॉक को इतना रुपए की दर से बेचा, और उससे जो इनकम हुआ उस इनकम से इस प्राइस वाला शेयर खरीदा। ठीक है, और यहां 14% स्टॉक, ये जो 14% स्टॉक और 10% स्टॉक है ना, इसका मतलब है इतना उसको इनकम होगा। ठीक है भाई, प्रति शेयर 10% का इनकम उसको होगा पहले, और बाद में प्रति शेयर 14% का इनकम होगा। ठीक है, तो 7500 रुपए के शेयर को इतना रुपए प्रति शेयर के हिसाब से उसने बेच दिया, बेचकर जो मिला उसको इतना रुपए शेयर के हिसाब से इन्वेस्ट कर दिया मार्केट में, जितना शेयर हुआ वो खरीद लिया। पहले इनकम 10% था, अब इनकम 14% है। दोनों स्थिति में 0.5% उसको सेवा शुल्क देना है। बताइए जरा सा कि इस पूरे क्रय विक्रय में उसके लाभ में, मतलब इनकम में वृद्धि हुआ या नहीं हुआ? तो हमें इनकम में वृद्धि मांगा था, इसलिए हम वृद्धि निकाल रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया कि कोई भी आदमी 7500 का शेयर, 7500 रुपए का शेयर जो है 105.50 रुपए के हिसाब से बेचेगा, तो पहले पता चलेगा तब ना कि वो कितना शेयर खरीदा था। तो हम मान लिए कि कंपनी का जो शेयर का प्राइस है वो 100 है। ठीक है दोस्त, और कंपनी का अगर शेयर का प्राइस ना कुछ दिया रहे तो 100 मान के ही चलते हैं। अब 100 रुपए का 7500 का शेयर इसके पास है, तो 100 रुपए में एक शेयर, तो 7500 रुपए का शेयर यानी कि 75 शेयर। तो किसी व्यक्ति के पास 75 शेयर है, अब इस 75 शेयर को बेच रहा है 105.05। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस प्राइस के हिसाब से बेच रहा है, तो इसमें आपको सेवा शुल्क क्या होगा? घटाना होगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त 105 रुपए आपने जो लिया है, तो जो व्यक्ति मार्केट में पैसा लगाता है ना, उस शेयर का प्राइस और सेवा शुल्क साथे देता है, इसलिए हम इसमें से सेवा शुल्क क्या किया? हटा दिए। यानी शेयर का एक्चुअल जो हमारा बिक्री मूल्य हुआ वो 105 हो गया, तो बेचकर मुझे ये पैसा मिला। ठीक है, अब इस पैसे को हम 124 रुपए के हिसाब से शेयर हम खरीदे। तो जब हम खरीदने गए तो शेयर का बाजार में प्राइस 124 था, सेवा शुल्क हमें देना था, तो प्राइस और सेवा शुल्क दोनों हम ही पे करेंगे, यानी प्रति शेयर जो है 125 रुपए हमको पड़ेगा। तो 7875 में 63 शेयर हम खरीद पाएंगे। तो हमने खरीदा 63 शेयर, लेकिन हमने बेचा कितना? 75 शेयर। जब हम 75 शेयर बेच रहे थे उस समय हमारा इनकम था 10%। तो शेयर का जो कंपनी का प्राइस है उस पर आप इनकम जोड़ते हैं, तो 100 का 10% 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से इनकम होगा, जो 75 शेयर में 750 रुपए इनकम होगा। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़िए, बाद में क्या बोला? 14% इनकम। तो 100 रुपए पर 14% यानी एक शेयर पर 14 रुपए इनकम होगा, तो 63 शेयर पर हमें कितना?
तो 882 का इनकम होना है। तो मेरे दोस्त इस क्रय विक्रय में पहले इनकम 750 का था, बाद में 882 का इनकम हो गया। इसका मतलब हमारे इनकम में वृद्धि कितना हो गया? 132 का। ठीक है, तो प्रयास किया आपको समझाने की। बाकी अगर आपने इसको नहीं समझा है, पहले से अगर नहीं किया है, तो आपको स्टॉक एंड शेयर्स एक बार करना होगा। हालांकि हमने स्टॉक एंड शेयर्स पढ़ाया है, आप जाके देखिए। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो हम फिर से स्टॉक एंड शेयर पढ़ाएंगे। अब देख रहे हैं पीजीटी मैथ्स का जो अभ्यास बैच है सर के द्वारा लॉन्च किया गया, और ये एनसीईआरटी एससीईआरटी का 4000 प्लस एमसीक्यूज है पीजीटी के लिए, 11 12 के लिए। तो आपके जो भी भाई दोस्त बंधु बांधव होगा, आप उन्हें जरूर बता देना इस बैच के बारे में, वो इसमें इनरोल होकर अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सकेंगे। अब इसको देखिए, ये क्या है? कह रहा है एक व्यक्ति और उसके पुत्र के आयु का योगफल 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व इसके आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना था। पिता और पुत्र का उम्र क्या होगा? अब देखिए, जोड़कर 45 यहां भी है, जोड़कर 45 यहां भी है, जोड़कर 45 यहां भी है। ठीक है, क्या बोला? 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर जाएंगे ना, तो 5 साल पहले ये हो जाएगा 31 साल का, और 5 साल पहले ये कितने का हो जाएगा? 4 साल का। कहता है कि 5 साल पहले इसके उम्र का गुणनफल 124 होगा, जो उस समय उस व्यक्ति के उम्र का 4 गुना। तो भाई सही तो है, उस समय व्यक्ति का उम्र क्या था? 31, जिसके 4 गुना के बराबर तो है ही। पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 45। 5 साल पहले उनके उम्र का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति के उम्र के 4 गुने के बराबर है। बिल्कुल बराबर हो रहा है। इसका मतलब दोनों इंफॉर्मेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे बना लो, फादर और सन। फादर के एज को एक्स मान लो, तो बेटा का एज क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिलके 45 है। ठीक है, आपसे कहा 5 साल पहले। अगर आप 5 साल पहले जाओगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 5, और यहां 5 साल पहले जाओगे तो ये मेरा हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, 5 साल पहले इनके उम्र का गुणनफल बराबर है उस समय इस व्यक्ति का जो एज है, यानी पिताजी का जो एज है, उसके 4 गुना के। 5 साल पहले उम्र का प्रोडक्ट पिताजी के उम्र के 4 गुने के बराबर है। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जैसे ही इसको सॉल्व करने जाएंगे, यहां से x का मान आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए। 45, ये 5 घटाएंगे, 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ये हमारा x माइनस 5 है। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 40x हो जाएगा। तो आप x का मान भी रख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर x का मान रखना चाहें। ठीक है, तो ऑप्शन से आप रख सकते हैं x का मान। पिताजी को x माने हो ना, तो 35 रखो। अगर आप 35 रखोगे, 30 बचे 150, यहाँ 30 रखोगे 150 नहीं पुड़ेगा, ये नहीं हो सकता है। 36 रखोगे, 36 में से अगर 5 गया, ये मेरा हो जाएगा 31, और 40 में 36 गया तो 4, और यहाँ 36 में 5 गया तो 31, ये हो गया 4। बिल्कुल बराबर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको समझते हैं। 20 पैसे के 600, 25 पैसे के 600 सिक्के और 50 पैसे के 1200 सिक्के थे। इनमें से यदि 12% 25 पैसे के सिक्के और 24% 50 पैसे के सिक्के को हटा दिया गया, तो कितने प्रतिशत धन थैले से हटाया गया है? अब देखिए यहां पर 25 पैसे के 600 सिक्के, 25 पैसे के 600 सिक्के, ठीक है, और 50 पैसे के 1200 सिक्के। एक काम करो, 25 पैसे और मेरे दोस्त यह है 50 पैसे। 25 पैसे के 600 सिक्के और 50 पैसे के 1200 सिक्के। अगर हम इसका मूल्य जोड़ने जाएंगे तो क्या होगा, उसको तनिक देखना। 25 पैसे के 600 सिक्के,
भाई अब मुझे ये बताओ, 25 पैसे के 600 सिक्के तो प्राइस कितना हो जाएगा? 600 गुने 25, पैसे को रुपए में बदल दो, 150 हो जाएगा। 50 पैसे के 1200 सिक्के प्राइस कितने हो जाएंगे? तो प्राइस हमारे पास, पैसे को रुपीज में बदल दो, 12 पंचे 60, 600 हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू हो गया इसका, ये वैल्यू हो गया इसका। ठीक है, अब आप मेरे दोस्त देखो कि आपने 12% और यहां पर आपने 24% हटा दिया। इसका 12% निकालोगे क्या होगा? तो 150 गुने 1800, 1800% से कटेगा 18 रुपया। इसका 24% निकालोगे 144, तो 144 प्लस 18 हो जाएगा 162। इसी 162 को निकाला जाता है। इस 162 को निकाला जाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत धन थैले से निकाला गया? अब निकाले गए धन का प्रतिशत निकालेंगे तो 162 थैले से निकाला गया। कितना में से? टोटल 750 में से इंटू 100, इंटू मेरे दोस्त 100। आप आराम से देख लो यहां पर क्या होगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये 2 हो गया, ये हमारे पास 15 आ गया। अब देखो 5 दिया 15 होगा, और ये 5 और 4 यानी 108 और बटे में 5। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 216 बटे 10 यानी 21.6। 21.6 हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने का प्रयास किया मैंने ताकि आपको समझ में आए एक्चुअल में चीज यहां पर है क्या। अब इसको देखो, ये क्या है? पर आसान है मेरे दोस्त, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। एक व्यापारी ने 3 प्रकार की मूंगफली 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए प्रति केजी की दर से खरीद कर इन्हें 2, 4 और 3 के अनुपात में मिलाया। मिश्रण को 33 रुपए प्रति केजी के दर से बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए। 50 रुपए, 20 रुपए और 30 रुपए, 3 प्रकार का शेयर है। इनको किस रेशियो में मिलाया गया? 2:4:3 के अनुपात में। ठीक है, और पूरे मिश्रण को बेचा कैसे है? पूरे मिश्रण को बेचा है 33 रुपए प्रति केजी के हिसाब से। ठीक है, तो पूरा मिश्रण कितना, अगर इसी को वजन मान लेंगे तो 4 2 6 6 3 9 9 केजी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, हमें तो बस यही ना कहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब आंसर प्रतिशत में मांगा है तो एक्चुअल वजन की जरूरत कहाँ है, रेशियो में ही हो जाएगा। तो देखो भाई, 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से अगर 2 केजी, 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 4 केजी और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 3 केजी को मिलाया गया, तो क्या होगा जरा उसको देखना। अब यहां देखिए, अगर हम यहां पर प्राइस निकालते हैं, 50 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 2 केजी है तो मेरे दोस्त 100 हो जाएगा। 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 4 केजी है तो 80 हो जाएगा, और 30 रुपए प्रति केजी के हिसाब से 3 केजी है तो 90 हो जाएगा। तो टोटल देखो कितना कितना खरीद पड़ा है, 180, 180, 180 और 90, 270 ये खरीद पड़ा है। और खरीदने के बाद जब हम इसको सेल करते हैं तो मेरे दोस्त ये सेल कितना में होता है? 9 या 27, 27 और 2 29 यानी कि 297, 297। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं लाभ प्रतिशत बताइए।
अब इतना में खरीदे हैं, इतना में बेच रहे हैं, तो लाभ कितने का? लाभ हो जाएगा 27 का। किस पर? 270 पर, और इंटू 100। अब यहां पर 10% हो जाएगा। 10% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, ये क्या है? 126 रुपए प्रति केजी, 135 रुपए प्रति केजी की चाय को तीसरी प्रकार की चाय के साथ, तीसरी प्रकार की चाय का क्या प्राइस है पता ही नहीं है, उसको 1:1 और 2 के रेशियो में मिला दिया जाए और मिश्रण को 153 रुपए प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया जाए। अच्छा, बेचा नहीं जाए, मिलाते हैं ना, तो मिश्रण का प्राइस 153 रुपए प्रति केजी हो जाता है। देखिए, 126 रुपए प्रति केजी के हिसाब से, 135 रुपए प्रति केजी के हिसाब से और x रुपए प्रति केजी के हिसाब से जो हम वजन 1:1:2 के रेशियो मिला देते हैं, इस प्राइस वाला इतना वजन, इस प्राइस वाला इतना वजन और इस प्राइस वाला इतना वजन को आपस में मिला दिए, तो जो हमारा मिश्रण बना है 3 और 1 4 केजी का, वो कितने प्राइस का बन गया है? 153 रुपए प्रति केजी के प्राइस का बन गया है। ठीक है, मिश्रण का प्राइस ये बन गया है। कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी हमारा प्राइस ही है जिसको हम मिला रहे हैं, और ये भी प्राइस ही है जो बना है, तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, 126 रुपए प्राइस वाले 1 केजी को मिलाएंगे तो 126 रुपए, 135 रुपए प्रति केजी वाले 1 केजी को मिलाएंगे तो 135 हो जाएगा, और x रुपए वाले 2 केजी को मिलाएंगे तो 2x हो जाएगा। तो टोटल जो प्राइस है वो हमारा 153 रुपए केजी वाले 4 केजी का प्राइस है। ठीक है, अब देखो 6 5 11, 5 1 6 1 1 2, 261 और प्लस 2x, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 तिया 12, 60 और 1 61 हो जाएगा। 2x का मान कितना? ये जाके घटेगा 1, 11 में से 6 गया तो 5 और 5 में से 2 गया तो 3। x का मान क्या होगा? 17, 175 रुपये 50 पैसे, 175 रुपये 50 पैसे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, इतना रुपए प्रति केजी वाले 1 केजी, इतना रुपए प्रति केजी वाले 1 केजी, इतना रुपए प्रति केजी वाले 2 केजी को आपस में मिला दिए, तो जो हमारा मिश्रण बना ना, वो मेरे मिश्रण का प्राइस कैसे निकाला गया होगा? टोटल खर्च अब बटा टोटल वजन, ये हो गया मिश्रण का प्राइस। यानी यहाँ भी प्राइस और वजन को गुणा करेंगे तो वही खर्च आएगा जो कि खर्च इधर हुआ है। ठीक है, तो बस यहां से x का मान आ गया, यानी तीसरे चीज का प्राइस आ गया 175.50। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, एक व्यक्ति ने 42,000 रुपए की 42,000 रुपए ब्याज दर, 42,000 रुपए उधार दिया है किसी को, कुछ धन को दिया है 9% की वार्षिक दर से, कुछ को दिया है 10% की वार्षिक दर से। अगर 1.5 वर्ष के बाद कुल ब्याज इतना है तो 9% ब्याज पर कितना धन दिया गया? अब ये देखिए, 1 सहित 1/2 यानी 2 और 1 3, आप कह सकते हो कि 3/2, तो 3/2 वर्ष का ब्याज जो है वो मेरे दोस्त 5925 है। यहां पर अगर 1 साल का ब्याज निकालने जाएंगे ना, क्या होगा? 3 से पहले काटिए, 19 तिया 57, 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3950। ये हो गया हमारा 1 साल का ब्याज। ठीक, अब ये देखिए, 42,000 रुपए, 42,000 रुपए उधार लिया है, हम 42,000 रुपए किसी को उधार दिए 2 पार्ट में। एक पार्ट दिए हैं 9% की रेट पर और दूसरे वाले को दिए हैं 10% की रेट पर। रेट क्या होता है? 1 साल का ब्याज। एलिगेशन कहता है कि सबको एक बार इस पे लगा दो, सबको एक बार इस पर लगा दो। मान लो कि 42 के 42,000 अगर मैंने 9% वाले को ही दिया होता तब तो इसका 9% इंटरेस्ट बनता जी। इसका 9% निकालेंगे तो 0, 9 दूनी 18 और 36 और 1 37,
लेकिन अगर सारे पैसे को 10% की रेट पे लगाऊं तो इसका 10% यानी कि 4200। ठीक है, यानी कि 4200। ठीक है, तो देखो सारे पैसे को इस रेट पे लगाऊं तो ये इंटरेस्ट बनेगा, सारे पैसे को इस रेट पे लगाऊं तो ये इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन अगर कंबाइंड रूप से देखा जाए कि मेरा इंटरेस्ट क्या बन रहा है, तो वो आपका 3950 बन रहा है, 3950। ठीक है, अब आप क्या करिए, आराम से डिफरेंस लीजिए इसका, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ। 4200 में सारे 3900 घटाएंगे तो ये मेरा 250 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर 3950 में 3780 घटाएंगे, 0 15 मस 8 गया तो 7 हो जाएगा, और 8 में से 7 गया तो 1 हो जाएगा, 170। यानी ये हो जाएगा 25 और अनुपात 17। ये प्रिंसिपल है जिसको इस पर लगाया गया, ये वो प्रिंसिपल है जिसको 10 पर लगाया गया। दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 42, और इस 42 का मान कितना है, 42,000 है। एक रेशियो का मान 1000 होगा। एक का मान 1000 होगा तो 9% पर लगाया गया धन 25 है। एक का मान 1000 तो 25 का मान 25,000 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। हो गया, चलो ये हमारा 34 नंबर सवाल हो गया। आओ 35 नंबर क्वेश्चन पर चलें। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 डेज में। ए और बी किसी काम को 30 डेज में कर सकता है, बी और सी उस काम को 24 दिन में कर सकता है, सी और ए उस काम को, ठीक है, 20 दिन में कर सकता है। अब टोटल काम कितना, टोटल 120, 30 चौके 120, 20 पंचे 24 पंच 120 और 20 6 120। मेरे दोस्त ए भी इतना दिन, बी सी इतना दिन, सी ए इतना दिन, तीनों का एलसीएम टोटल वर्क होगा 30 दिन में 120, एक दिन में 4, 24 दिन में 120, एक दिन में 5 और 20 दिन में 120, एक दिन में 6। अब यहां देखना, अब आपको क्या करना है, इसे ऐड करना है, डबल ए डबल बी डबल सी, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 9 6 15, तो मेरे दोस्त इफिशियंसी 15 हो जाएगा। मुझे क्या करना है आगे वो देखो, तीनों मिलकर 10 दिन काम करेंगे, फिर ए छोड़ देगा और बी सी, अच्छा बी सी छोड़ देगा और ए काम को करेगा, मतलब ए की इफिशियंसी अलग से चाहिए होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ए बी और सी अगर इन तीनों का देखें तो 2 से जाके भाग हो जाएगा, इस 7.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये देखिए कि बी और सी का एक साथ क्या है, तो बी और सी का इफिशियंसी हमारा है 5। अब ए बी सी सारे साथ में ये 5, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2.5। ठीक है, ए हो जाएगा 2.5। ओके, अब मेरे दोस्त क्या है इसको समझिए, कह रहा तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो तीनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं, तो तीनों की एक साथ इफिशियंसी है 7.5, ये 10 दिन काम करते हैं। इसके बाद तो कितना काम कर देता होगा, 75। इसके बाद बी सी छोड़ देते हैं, ये अकेला काम करता है, टोटल 120 में 75 हो गया तो बच गया 45, जिसको ए अकेले करेगा तो ए का क्षमता है 2.5। यहाँ से आप देख लो 25 और ये 8 18, तो 18 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको देखो, ये क्या है, दो नल ए और बी एक खाली टंकी को 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, शेष आधे समय के लिए ए बी दोनों को खोला जाता है, तो टंकी कुल कितने मिनट में भर जाएगी। अब ये देखो, ए अकेला 60 मिनट में किसी टैंक को भर सकता है, जबकि बी उसे 40 मिनट में भर सकता है। टोटल वर्क 120 है, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, यदि खाली टंकी में आधे समय के लिए बी को खोला जाए और शेष आधे समय के लिए ए बी को खोला जाए। मेरे दोस्त यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है, ये आधा
और शेष आधा, ये क्या है? तो ध्यान रखिए, आधा समय और शेष आधा समय। यहाँ जो आधा समय है ना, इस आधे समय का मतलब है यूनिट टाइम का आधा। यूनिट टाइम का आधा कहने का मतलब मिनट है ना, तो 1 मिनट का आधा। तो 1 मिनट के आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, यानी 30 सेकंड के लिए, और बाकी आधे समय के लिए ए बी दोनों को खोला जाता है। अब यहां देखो, 30 सेकंड के लिए अगर बी को खोलते हैं तो बी 1 मिनट में 3 भरेगा, तो आधा मिनट में 1.5 भरेगा। बाकी 30 सेकंड के लिए दोनों को, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 भरेगा, तो आधे मिनट में 5/2, तो 3/2 और 5/2 को अगर ऐड करते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी 1 मिनट में 4 भराएगा। 1 मिनट में 4 भराएगा। ठीक है, अब हमें ये कह रहा है कि बताइए सर कितना टाइम लगेगा पूरा भरने में? कोई बात नहीं, भरना है 120, और मेरे दोस्त ये 4 क्षमता से भरेगा, 30 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलो 37 देख लो, ये क्या है? दो स्थान ए और बी जिनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। अब देखिए, दो स्थान ए और बी है जिनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। दो कार पी और क्यू जब एक ही दिशा में जाता है तो 1 घंटा में मिल लेता है। दो कार पी और क्यू एक ही दिशा में जाएगा तो स्पीड घटकर काम करेगा। इस स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी अगर वो 1 घंटा में पार करता है, यानी 120 किलोमीटर बराबर। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो ओहो सॉरी एक दूसरे की ओर यानी अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड ऐड होके काम करेगा। जब ए से बी की ओर चलता है मतलब एक ही डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड घटकर काम करेगा। यही 120 किलोमीटर का डिस्टेंस जिस वो 6 घंटे में आपस में मिलता है। ठीक है, यानी हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ना, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना तो बीच में कहीं मिलेगा तो कम टाइम लगेगा, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो कहीं आगे जाके मिलेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड ऐड होके काम करेगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड घटकर काम करेगा। आपको किसका स्पीड चाहिए? पी का चाहिए ना, जोड़ दीजिए, ये 2p हो जाएगा और 120 और 20 140, यानी p का मान क्या हो जाएगा? 70। तो 70 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 70 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हो गया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको देखते हैं। मेरे दोस्त इसको देखना, 1 लाख रुपए को 2 प्रकार के शेयरों में निवेश किया जाता है। 2 प्रकार के शेयर में निवेश किया जाता है। पहले भाग पर 9% वार्षिक, पहले भाग पर 9% वार्षिक और दूसरे भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से मिला। यदि कुल धन पर 9 सहित 3/4% वार्षिक ब्याज मिले तो पहले प्रकार के शेयर में कितना धन निवेश किया गया? अब देखिए, टोटल मेरे दोस्त उसने 1 लाख रुपए किसी को दिया, 2 भाग पर दिया। पहले भाग पर उसको क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 9%। दूसरे भाग पर क्या मिलेगा? 11%। लेकिन जब वो कंबाइंड रूप से देखा ना तो 36 और 3 39 और बटे 4%। ठीक है, तो पहले भाग पर 9%, दूसरे भाग पर 11% और तीसरे भाग पर इतना प्रतिशत। अब आइए और आराम से सॉल्व कीजिए। यदि आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 39 में 36 जाएगा, 3/4 नजर आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, 44 में 39 जाएगा, 5/4, यानी आपका हो जाएगा 5:3। 5 हो गया और ये आपका 3। अब आप क्या देखते हैं? पहले प्रकार के शेयर में कितना धन निवेश किया है? तो टोटल हो जाएगा 5 और 3 8, और ये जो मेरा 8 है ना, ये मेरे दोस्त 10,000 के बराबर है। एक रेशियो का मान क्या हो जाएगा? 1200, 12,500। जब एक का मान 12,500
तो हमें मांगा है पहली प्रकार ये 9% रेट पर 5 धन निवेश किए हैं, 5 गुने 12,500 यानी 62,500। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझिए। एक रोम्बस की प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक रोम्बस के प्रत्येक भुजा की लंबाई, एक रोम्बस के प्रत्येक साइड की लंबाई 20 है। 20 क्या कह रहा है? एक डायगोनल 24 है, एक डायगोनल 24 है। अब देखो भाई, एक डायगोनल 24 जो है वो 12-12 हो जाएगा। अब देखिए 20-12, 20-12 तो ये क्या हो जाएगा 16, ट्रिपलेट से ये 16 तो ये भी 16 हो जाएगा। क्या चाहिए? एरिया 1/2। एक डायगोनल हो जाएगा आपका 24 और दूसरा डायगोनल हो जाएगा आपका 32। कितना हो जाएगा? 12। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 और 2 38, 384 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 384 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आइए अंतिम सवाल है, अंतिम सवाल को ध्यान से देखिए। एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करके 48 किलोमीटर दूरी तक जाकर वापस आता है तो 14 घंटे का समय लेता है। ठीक है, अब धारा की दिशा में 48 किलोमीटर जाता है और धारा के विपरीत 48 किलोमीटर आता है। धारा की दिशा में 48 जाता है तो नाव प्लस धारा काम करेगा। धारा के विपरीत 48 रिटर्न आता है तो नाव माइनस धारा काम करेगा। ये दोनों मिलके कितने हैं? तो दोनों मिलके देखा जाए 14 घंटे का समय, 14 घंटे का। क्या कह रहा है? धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर आने में उतना ही समय लगता है। देखिए एक अलग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, धारा की दिशा और धारा के विपरीत। धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाएगा तो नाव प्लस धारा ये स्पीड काम करेगा। धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाएगा तो नाव माइनस धारा ये स्पीड काम करेगा। धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है, धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाने में सेम समय लगता है। आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4b और माइनस 4s, ये 3b और प्लस 3s। 4b में 3b जाएगा तो b हो जाएगा और इधर ये मेरा 7s हो जाएगा। b बाय s करेंगे, ये 7/1 होगा। अनुपात की राशि x मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 48, 7 और 1 8x हो जाएगा और ये 48, 7 माइनस 1 6x हो जाएगा बराबर 14। 8 6 7 6 8 यानी 14/x बराबर 14। तो x का मान हो जाएगा 1। अब x का मान अगर 1 हो गया तो धारा का वेग यहाँ 1x है तो 1 × 1 हो जाएगा 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए तो थैंक यू वेरी मच। यहीं पर आज का क्लास आपका कंप्लीट हो गया। मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने की। तो चलिए अब अगली क्लास हम लोग कल मिलेंगे फिर नए एनर्जी के साथ। भाई लोग कह रहे हैं कि थोड़ा रेलवे पर ध्यान दिया जाए, तो मेरे दोस्त हम रेलवे के लिए बिल्कुल कल हो सकता है कि आपका क्लास हम 2 बजे से रेलवे का अलग से स्टार्ट कर देंगे। 2 से 3:30 के बीच हम प्रयास करेंगे कि रेलवे वाले की सेवा किया जाए। ठीक है, अलग से। और जब एक बार सेवा प्रारंभ कर दिए तो फिर कर दिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।